आपने यूजुअली कई इंटरेस्टिंग प्रपोजल्स के बारे में सुना होगा। दिस इज़ ऑल्सो बिकम अ थिंग। पाकिस्तान में अक्सर तो लोग इमेजिन करते हैं कि अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं, समोसे के ऊपर डिसाइड होगा और बेटा तुम क्या करते हो, बेटी आपने कितना पढ़ा है, क्या क्या पका लेती हैं, इस किस्म के सवाल। लेकिन अब पाकिस्तानीज़ आर ऑल्सो गेटिंग क्रिएटिव। ऑफ कोर्स अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो तो एक्सपेक्टेशन ये भी है कि आप एक मुनफरद अंदाज में प्रपोज़ करें और दिल रिझाने वाले अंदाज में करें, पब्लिकली करें, ताकि आपकी एक डिक्लेरेशन ऑफ लव भी सामने आए। और इसी तरह का कुछ करते हुए हमने देखा कि उमर आलम, हु इज़ अ वेल नोन एक्टर ऑफ पाकिस्तान, टुक द हेल्प ऑफ फ्लाई जना और उन्होंने अपने मोहब्बत का इजहार और बाकायदा रिश्ता देना या उसके बाद कहा कि जी मुझसे शादी कर लो, ये प्रपोज़ल उन्होंने मिड एयर में किया। अगर इसकी वीडियो मौजूद है तो वो दिखाइए। इन्होंने बड़ी भाई सेटिंग बनाई, पहले फ्लाई जना को इन्होंने कॉन्टैक्ट किया, फ्लाई जना से कहा मैं ये करना चाहता हूँ, दिखा भी दें भाई वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे। तो उसके बाद ये जहाँ से जो क्रू जाके बताता है और अनाउंसमेंट्स आपको करता है कि आप अपनी पेटी कस लें और तमीज़ से बैठ जाएं और अगर कुछ होगा तो आपके ऊपर ऑक्सीजन मास्क गिरेगा। वहाँ पे जाके उमर आलम साहब ने पहले सबको इंस्ट्रक्शंस दी कि बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया फ्लाई जना का, और उसके बाद अपने मंगेतर को या अपनी महबूब नज़र को उन्होंने प्रपोज़ किया। आई डोंट नो, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इज़न्ट इट वेरी ऑकवर्ड, यानी जो प्रपोज़ कर रहा होता है चलो उसके लिए तो है ही कि मैं थोड़े अपने आई हैव टू ओवरकम माई शाइनेस, लेकिन जिसको प्रपोज़ किया जा रहा है उस पर पब्लिक प्रेशर कितना है, यानी वो ना हाँ करने के अलावा तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना कि अगले बंदे ने इतनी एफर्ट की है, वो आपको इतना पसंद करता है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि अगर कभी ऐसे पब्लिक प्रपोजल में लड़की मना कर दे तो फिर क्या होता है, यानी वो पूरी 2 घंटे की फ़्लाइट कितनी ऑकवर्ड हो सकती है उसके बाद। और बहरहाल जी फ्लाई जना के साथ ये बड़ा इंटरेस्टिंग इनका ये एक तरीका रहा, एंड आई डोंट थिंक दिस विल बी अ फैसिलिटी अवेलेबल टू ऑल द पैसेंजर्स, बट उमर अयूब वाज एबल टू डू दैट। आर कांग्रेचुलेशंस टू द कपल। आगे बढ़ते हैं जी, और आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो टॉपिक भी ओवर एफिशिएंसी, ओवर स्मार्टनेस के बारे में। और मैं उसी लिए तभी लिंक कर रही थी, मैंने कहा यार कि अगर कभी इतनी एफर्ट करने के बाद कोई कहे कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता। आपने वो वाली वीडियोस भी देखी होंगी ना कि किसी ने प्लेटर पे आइसक्रीम का प्लेटर है या कोई डिज़र्ट का प्लेटर है और उसके साथ चॉकलेट सिरप से लिखा हुआ है आई लव यू, विल यू मैरी मी, और अगला बंदा पूरा उसको ही सॉस समझ के लगा के खा गया, उन्होंने कहा यही मेरा रिप्लाई है। तो ऐसा भी हो जाता है। तो आइए ज़रा इसको डिस्कस करते हैं कि व्हेन यू थिंक एन आइडिया इज़ वेरी अमेजिंग इन योर हेड, आपको क्या क्या चेक्स बैलेंसेस रखने चाहिए। सिर्फ अपने आप ही को अकले कुल ना समझें, अगला बंदा भी आपके जज्बात को, आपकी हिकमत अमली को, आपकी स्ट्रैटेजी को समझ सकता है। स्ट्रैटेजी बैकफायर भी कर सकती है। स्ट्रैटेजी में हमेशा ये एलिमेंट रखें कि अगला बंदा भी जहानत रखता है, कुछ अक्लो समझ रखता है। अगर आपने उसको बेवकूफ़ समझा है तो ज़रूरी नहीं है कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके मुताबिक होंगे। हमारे साथ एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी शार्लीन अंसारी हमारे साथ हैं, जो कि ग्लोबल डिवर्सिटी, एक्विटी और इंक्लूजन सर्टिफाइड प्रोफेशनल हैं। 17 साल का इनका बैंकिंग एक्सपीरियंस है। बहुत शुक्रिया शार्लीन आपकी मौजूदगी का। थैंक यू। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं एल्मा शेख, हुज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो हम उनसे भी जानेंगे कि जब इंसान अपने आप को बड़ा समझदार समझ रहा होता है तो क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर थिंकिंग है, और इसके नुकसानात क्या क्या होते हैं। थोड़ी देर में हमें रूहान मुबशर भी ज्वाइन करेंगे, जिनका ताल्लुक भी HR से है, एंड ही इज़ अ सीनियर मैनेजर फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो बहुत शुक्रिया आप दोनों की यहाँ मौजूद होने का। एल्मा, अगर आपसे शुरू करूँ, व्हेन समबडी इज़ बीइंग ओवर स्मार्ट, ये लफ्ज़ हम बचपन में ज़्यादा सुनते थे, ज़्यादा ओवर स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? बीइंग ओवर स्मार्ट, इसका ये मतलब है कि हम ख़ुद को ज़्यादा काबिल समझते हैं किसी दूसरे इंसान के मुकाबिल में। तो ये चीज़ एक तरह से गलत होती है कि हम दूसरे के नज़रिए को बिल्कुल ही अपने सामने नहीं रखते और ख़ुद ही समझते हैं कि वी आर ऑलवेज़ राइट। तो हमारा एक फ़िक्स परसेप्शन होता है, हम समझते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी पर्सनैलिटी फ़िक्स है, हमें नया सीखने का मौका नहीं मिलता इस तरह से कि हम वहीं पे रहते कि हमें पता है सब कुछ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है शार्लीन, मेंटली तो एक चेस चल रही होती है ना, शतरंज के खिलाड़ी बने हुए हैं कि मैं ये करूँगा, फिर उसके बाद आप खुद ही भांप लेते हैं कि अगला बंदा ये करेगा, इसके बाद मेरा ये रिस्पॉन्स होगा। तो अगले बंदे को कुछ पता भी ना हो और आपने पूरी कॉन्वर्जेशन, पूरी चीज़ प्लान भी कर ली है। ऐसा लोग करते हैं? ऐसा लोग करते हैं। एंड आई थिंक इसका जो मेन कॉज है, जो मुझे लगता है, वो है सेल्फ अवेयरनेस। जैसे हम बात करते रहते हैं ना, यू हैव टू बी वेरी सेल्फ अवेयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। मुझे आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने जहन में हम एक पूरी स्टोरी बना देते हैं और खुद ही स्टार्ट लगाते हैं, खुद ही उसका क्लाइमेक्स भी बना देते हैं और कंक्लूजन भी क्रिएट कर लेते हैं। सो वी हैव टू थिंक ओवर द ऑप्शंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेज लाइक यू मैंशनड। ऑल्सो जो मैं करने जा रही हूँ, क्या इससे कोई फ़ायदा होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि हम इनकी वाली बात कि अपने ही चक्कर में लगे रहते हैं। वी डोंट थिंक अबाउट व्हाट आर वी गोइंग टू, हम बेनिफिशियल किस तरह होंगे फॉर द सोसाइटी या
पीपल दैट वी आर वर्किंग फॉर, हमारे गोल्स क्या हैं, क्या हम गोल्स से अलाइंड हैं, क्या हमारा जो ये डायरेक्शन है, स्ट्रैटेजी है, इससे हमें कोई आउटपुट मिल सकता है, कोई प्रॉफिट मिल सकता है। हम अगर डायरेक्टली उसमें जंप कर लें कि नहीं मैं तो बस समझता हूँ कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, तो फिर ऑब्वियसली उसके नुकसान तो काफ़ी सारे होते हैं। अच्छा, मुझे लगता है स्लाइटली डिफर, मुझे ऐसा लगता है कि अपने बेनिफिट के बारे में तो सोच ही रहे होते हैं। मुझे एक वाकया याद आ रहा है जिसको हम हमेशा इस तनाजुर में बताते हैं कि देखो बेसब्री से या जल्दबाजी से आप अपना नुकसान कर लेते हैं। आपने भी सुना होगा कि हज़रत अली एक दफ़ा कहीं जा रहे थे और उनके पास एक खूबसूरत सा घोड़ा था जिस पे सवार होकर वो जा रहे थे। रास्ते में एक बंदा उनके साथ हो लिया, सफ़र काफ़ी मुश्किल था, लेकिन वो शख्स उनकी हेल्प कर रहा था। तो एक पड़ाव पे जब वो उतर कर आराम करने लगे तो इस शख्स की ज़रा नीयत ख़राब हो गई, बददियानती आ गई और वो घोड़ा लेके चलता बना। जब हज़रत अली की आंख खुली तो उन्होंने कहा कि इसने अपने हलाल को हराम में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज आई एनीवेज वांटेड टू गिफ्ट हिम दिस हॉर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ओवर स्मार्टनेस होती है ना कि यार मैं मौके का फ़ायदा उठा लूँ, अगला बंदा सो गया है, मैं क्या करूँ कि मैं ये लेके चलता बनूँ, आप इस तरह भी तो अपना नुकसान कर रहे हो। एब्सोल्युटली वही वाली बात होगी ना कि लाइक आई स्पोक अबाउट कि बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी और पीपल अराउंड यू, लेकिन लोग अब इसमें थोड़ा सेल्फिशनेस का भी इम्पैक्ट आ जाता है कि हम सेल्फिश हो जाते हैं। इसको मुझे लगता है शालीन हम प्रमोट भी करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत। जैसे आप देखो एक छोटा बच्चा जब वो प्री टीनेज है, प्री एडोलेसेंट एज में, वो आके अगर बुली हो रहा है, क्लास में कोई शख्स रूल फॉलो नहीं कर रहा, वो आके अगर आपको कंप्लेन करता है या यहाँ तक बोले एक बच्चा कि मामा किसी ने मेरे साथ ज्यादती की है, किसी ने मुझे मारा है, हम बजाय इसके कि हम उसको ये सीख दें कि जाओ बेटा टीचर को रिपोर्ट करो, हम या तो खुद उसका गार्डियन बन के पहुंच जाते हैं, या हम बच्चे को उल्टा डांटते हैं कि तुम्हारे मुंह में ज़बान नहीं है, तुम्हारे हाथ नहीं है, व्हाई डू यू नॉट फाइट बैक। एल्मा, एज अ साइकोलॉजिस्ट, is this bad advice when we try to turn the kids into over smart creatures और उनको कहते हैं कि यार अपना डिफेंस खुद करो, लड़ाई करो, तुम्हें क्यों नहीं समझ आई इन बातों की? ठीक है, इस तरह से ये होता है कि बचपन से हम उनको प्रोवोक कर रहे होते हैं कि ऐसे बिहेवियर की तरफ जो कि सही नहीं साबित हो सकता। उनको ये इंसाइट पहले दिलाने की ज़रूरत है कि वो कहाँ गलत हैं। दे शुड लर्न टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स, उनकी भी मिस्टेक हो सकती है कहीं, तो वो इस सोच की तरफ जाते ही नहीं है फिर। अच्छा, और ये बच्चा भी तो ये डांट खाता है ना हमारे घरों में कि बेटा ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बनो, तो ये उस वक्त बच्चे की शरारत होती है या क्या होती है? बच्चे भी तो करते हैं ना कि यू टेल देम कि फिनिश योर मील और उसके बाद तुम्हें मैं आईपैड दे दूंगा या कोई काम कर दूंगा, तो वो हीले बहानों से कहते हैं नहीं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैंने खा लिया और नहीं खाना। तो ये वो ओवर स्मार्ट हो रहे होते हैं जिसका हम उनको ताना देते हैं या लेबल लगाते हैं, या दे जस्ट बीइंग नॉटी? एट दिस एज आई थिंक कि वो कुछ इस तरह की चीज़ें सोचते भी हैं खुद उनके माइंड से, कि मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया, मेरी खुद नीस है, वो भी ऐसी चीज़ें कर रही होती है, कुछ खाना नहीं खाना या कहीं शावर लेने नहीं जाना, तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस कर रही होती है, एंड शी इज़ क्राइंग, इस तरह से शो करती ड्रामेटिक होके थोड़ा सा। अच्छा, मुझे लगता है कि बच्चे आपको लाजवाब भी कर देते हैं। yes. दिल टर्न अराउंड एंड दिल से, जैसे अगर आपने कभी उनको कहा ना कि ये करो या वेजिटेबल्स खाओ या पुट योर डिवाइस अवे, आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम कर रहे हो, दे आर वेरी क्विक टू क्वेश्चन द सेम बिहेवियर इन यू, एंड आई डोंट थिंक दैट्स ओवर स्मार्टनेस, दैट्स जस्ट देम ऑब्जर्विंग कि आप जो कर रहे हो वो या मुझे जो कह रहे हो वो खुद तो नहीं कर रहे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, they are actually following what you are doing. and then हम जैसे आपने बात की, उन्होंने भी की कि हम एक माइंडसेट बना लेते हैं और ठप्पा लगा देते हैं ओवर स्मार्ट का, बजाय इसके हम ये समझें कि मे बी उनका एक अपना ओपिनियन है या उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और ओवर स्मार्ट का ठप्पा लगा के हम उसको डीमोटिवेट भी कर देते हैं, यानी हम उसको कॉर्नर भी कर देते हैं एक तरीके से। मुझे ऐसा लगता है शालीन, इट इज़ ऑल्सो द चेंज एंड द डिफरेंस इन टाइम्स। हम जब बच्चे थे, अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती थी तो हम यूजुअली ना आंसर बैक करते थे, ना उस इंस्ट्रक्शन को क्वेश्चन करते थे। हम ये नहीं कहते थे कि अच्छा टीवी बंद करना है तो क्यों करना है, या फलानी चीज़ अभी नहीं खानी है तो क्यों नहीं खानी। हम इतने या तो क्यूरियस नहीं थे या हमारी जो इंक्विजिटिवनेस थी उसको स्नब कर दिया गया था। When these kids do that, हम कहते हैं ये बच्चा ओवर स्मार्ट है, ये आज के बच्चे हैं, बड़े टेढ़े बच्चे हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं एसएमएस करता कराची से। माशाल्लाह आपका बहुत अहम टॉपिक है। ऐसा होता है, ऐसे मैं बस ये अर्ज करूंगा मुख्तसरन कि अगर कोई सबऑर्डिनेट है, वो वाकई काम में माहिर है और बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानता है और उसको काम की लेटेस्ट अपडेट नॉलेज भी है, तो भी वो अपने जो सुपर ऑर्डिनेट हैं या ऑफिसर हैं उनको इत्मीनान में उनको बताए जरूर, उनको लेके चले। इसी तरह मैं कहूँगा कुछ घरों में खवातीन होती हैं जिनको बहुत अच्छा काम आता है और बहुत अपडेट नॉलेज होती है कुकिंग की, स्टिचिंग की, घर के डेकोरेशन की, लेकिन अगर उनकी मदर इन लॉ मौजूद हैं या उनकी बड़ी बहन या भाभी कोई घर में मौजूद है, उनको भी कॉन्फिडेंस मिले, उनको भी बताएं, ये बहुत ज़रूरी है। इससे
ये होता है कि आपस में एक अच्छा एनवायरनमेंट रहता है और वो लोग भी अपनी सलाहियतों और अपनी नॉलेज का इजहार करते हैं और वो काम ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो वर्ल्ड स्मार्ट लेकिन इसके लिए ज़रूरी है ना कि एक ट्रस्ट या एतमाद ऑलरेडी मौजूद हो। अगर आप वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी बड़ा फूंक फूंक कर पीता है। अगर आपने माजी में ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं कि अपने सुपीरियर को बताने से या अपने घर वालों को सबको बताने के लिए कि मैं ये करने वाला हूँ, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, वो काम ख़राब ही हुआ है या उसमें 100 कीड़े निकाले गए हैं या उसको डिस्करेज किया गया है, तब फिर लोग सोचते हैं कि यार इनको ना बताना ही बेहतर है। आप क्या कहेंगे? जी, ये बिल्कुल एक बड़ी अहम बात है जो रुकावट बन जाती है, यही वो वजह होती है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि देखें, ये भी इस इंसान पर डिपेंड करता है कि उसके पास इतनी नॉलेज हो, इतनी सोच विचार कर ले, मशावरत कहीं बाहर से अच्छे लोगों से कंसल्टेशन कर ले, तो ये मसला भी हल हो जाता है। और इस बारे में मेरी दरख्वास्त है आपके मेहमान जो है वो इस पर जरा रोशनी डालें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। 2 सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं जिसको हम ब्रेक के बाद टैकल करेंगे। सम पीपल आर लाइक वन मैन आर्मी, वो सोलो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, अगर वो लोगों को साथ लेकर चलें तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। दे नॉट गुड टीम प्लेयर्स बट दे आर एफिशिएंट। क्या ऐसे लोगों को आप ओवर स्मार्ट कहेंगे? नंबर 1। दूसरी ये बात हम ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम यंगस्टर्स को सीख ही यह दे रहे हैं कि आपको तेज़ी से प्रोडक्टिव होना है, आपकी एफिशिएंसी होनी चाहिए, एंड देयरफॉर यू आर डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम वर्किंग हार्ड, इंस्टेड यू आर प्रोमोटिंग दैट पीपल शुड वर्क स्मार्ट। क्या ये ओवर स्मार्टनेस का बायस तो नहीं बनता? ज़माना इतना बदल चुका है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स वी हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू वर्क एज अ टीम। हमें कंपनी नहीं पसंद, हम अपनी डिवाइसेस पर अकेले बैठे रहें हमारे लिए काफ़ी होता है। सो देयरफॉर सम पीपल हैव स्टार्टेड लाइकिंग वर्किंग अलोन। जितने फ्रीलांसर्स हैं जो AI टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करते हैं, वो अकेले बैठते हैं, अकेले काम करते हैं। उनमें कभी ये एबिलिटी, ये स्किल ही डेवलप नहीं होती कि अगर 4 लोगों के साथ मिलकर काम करना है तो उसमें क्या गिव एंड टेक होगा, उसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होगी, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे होगी। रोहान, अब आप क्योंकि प्रोग्राम का हिस्सा है, मुझे बताएं कि अगर कोई शख्स ये एबिलिटी डेवलप कर चुका है कि वो अकेला ही बहुत अच्छा काम करता है एंड ही इज़ एबल टू उसको पता है कि मेरा ये तरीक़ेकार है, पहले मैं ये प्रोजेक्ट या एक पार्ट कंप्लीट करूँगा, हाउ आई विल पुट इट टुगेदर। सम पीपल रिगार्ड दैट टू बी ओवर स्मार्ट, ओवर एफिशिएंट। Is that over efficiency? I think it goes both ways, Sidra. ये सवाल भी बड़ा sensitive है because I think a lot of times when we go out for job competencies or whatever, उसमें लिखा होता है teamwork. Yeah. So if you're not a team player, you are ideally not selected for that certain kind of position. Ideally, if you are a solo player, that somehow plays good in positive way at some time, it plays negative at some point in time. So I think dynamic जो है ना वो define करता है कि what is it that adaptability. How do you strike a balance, Charlene? तुम्हारे पास तो ये सवाल आता होगा। हाँ, काफ़ी दफ़ा आता है। सो इनकी बात को कंटिन्यू करते हुए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले रियलाइज़ कर लें खुद के हमें एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाना है। आई ऑलवेज टॉक अबाउट दैट बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता लाइफ में और हम सब कुछ एक साथ करना चाह रहे होते हैं। इसीलिए हमारा बैलेंस भी इधर कैसे ना कि हमारे ट्रेनिंग में हमें कहा जाता था अगर हम इस ट्रेनिंग रूम में सारी कुर्सियों का निज़ाम ऊपर नीचे कर लें, आप ब्रेक पे गए, कुर्सियाँ आगे पीछे कर दी, टेबलें उल्टी कर दी, आप वापस आए, तो निज़ाम क्या होगा? निज़ाम धर्म भरम होगा। वैसी ज़िंदगी में अगर निज़ाम नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, तो हमारी लाइफ भी बहुत अनबैलेंस्ड होगी और हमारी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस दोनों इम्पैक्ट होंगे नेगेटिवली। We all operate from a sense of insecurity. हमारे यहाँ तो ऑफिसेस की अगर मैं बात करूँ तो अपने से ज़्यादा कॉम्पिटेंट बंदे को हम हायर नहीं करते, इवन एज आवर जूनियर, कि यार ये बंदा ना मेरी नौकरी खा जाएगा। तो ऐसे एनवायरनमेंट में ओवर स्मार्टनेस को कैसे अंडरस्टैंड करें? क्योंकि अब अगले को ये भी नज़र आ रहा है कि यार अगर मैंने बहुत अच्छा काम किया तो कहीं मेरा बॉस मुझसे इनसिक्योर ना हो जाए, कहीं मैंने अगर जैसे आप घर की बात अभी हमारे कॉलर ने की थी कि आपकी सास को पूरा ख़ानदान अप्रिशिएट करता है कि बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। जिस दिन आपने जलवा दिखा दिया और आपकी डिश की वाह वाह हो गई तो आपको पता है कि यार ये ओवर एफिशिएंसी। अच्छा, 2 चीज़ें हो जाएंगी। बचपन में हमें कहते थे खाना बनाना कभी ना सीखना वरना छुट्टी कभी नहीं मिलेगी। जिस दिन पता चल गया ना तुमने अच्छी चाय बनानी आती है या रोटी बनानी आती है तो बस आप ही की जिम्मेदारी लगती चली जाएगी, है ना इल्मा? और दूसरा ये है कि फिर अगले यानी हो सकता है इट इज़ नो फॉल्ट ऑफ योर ओन, लेकिन आपके अच्छे काम से आप पे ओवर स्मार्ट होने का लेबल भी लग जाए और लोग इनसिक्योर हो जाए। ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? ओके,
ओवर स्मार्टनेस का लेबल भी तभी लगता है जब हमारी एक पर्सनालिटी, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो उसमें एक टर्म यूज़ होता है डनिंग क्रूगर्स इफेक्ट, ठीक है। वो इफेक्ट ये होता है कि हम अपनी एबिलिटीज़ को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो दूसरों से बेहतर करेंगे, तो ये हमारा एक तरह से कॉग्निटिव बायस, यानी हमारी थिंकिंग में थोड़ा सा मसला है यहाँ अच्छा पे। वैसे ऐसे लोगों को अगर आप देखें जो अगर आपकी डेफिनेशन के मुताबिक जो वाकई ओवर स्मार्ट हैं, they also want to draw attention to their over smartness। यानी खानदान में हमेशा एक ऐसी खातून होती हैं जो आपसे आके पूछ रही है यार तुम्हें सर्दियों की रज़ाइयाँ निकालनी है? नहीं मैं तो निकाल भी ली, ईद की शॉपिंग कर ली, मैंने तो कर भी ली, खाना बना मैं तो सुबह ही खाना बना लेती हूँ तो फारिग हो जाती हूँ। What do you say about I think ये जो स्ट्रीक हो गई ना ओवर स्मार्ट की, जो कॉलर ने भी हाईलाइट किया और हम बात कर रहे हैं, ये फिर हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में रिफ्लेक्ट कर रही होती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, पर्सनली प्रोफेशनली। जो पर्सनली भी इस तरह घर में कर रहे होंगे लोग, वो प्रोफेशनली भी कर रहे होंगे। अब इसको डील करने का तरीका ये कि आप ज़्यादा तो नहीं कर रहे कहीं, क्योंकि आपका बर्नआउट भी हो रहा होगा, आपके डिसीजंस भी पुअर जा रहे होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी भी लो हो रही होगी, नॉट ओनली एट वर्क बट ऑल्सो एट होम। सो आई थिंक इट्स वेरी important to be self-aware, like I mentioned in the beginning of the show. Self-awareness is the key of self-mastering. तो आपको पहले खुद समझना पड़ेगा, और आपको ये कैसे पता चलेगा? जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे होंगे और आप रियलाइज करेंगे अच्छा अब मुझे लगता है मैं अपनी लिमिट से बाहर जा रही हूँ, अब मुझे आपको वापस ड्रैग करना पड़ेगा खुद को। मुझे लगता है ये नीड फॉर वैलिडेशन भी है। हमने खवातीन की मिसाल दी, बाय द वे मर्द भी बहुत करते हैं। खानदान में एक खालू एक फुप्पा जरूर ऐसे होते हैं जो आपके तमाम फाइनेंशियल डिसीजंस, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस को क्वेश्चन करेंगे। रोहान, शुरुआत होती है बकरा ईद के बकरों से, आपने कितने का लिया? महंगा ले लिया, मुझे पता था मैं सस्ता ले आता। बेटा अभी तक प्लॉट नहीं खरीदा तुमने, बेटा इंश्योरेंस कितने की ली है, घर की रेनोवेशन कराई, घर कितने का लिया है। एंड दे ऑलवेज वांट टू मेक यू फील बैड। हाउ डू यू डील विद सच मैन? आई थिंक इट्स क्वाइट एविडेंट आउट देयर, बट देन मुझे सिद्रा एक और एम्बिट भी लगता है कि फिर स्मार्टनेस का क्राइटेरिया क्या है? जैसे आपने कहा सर्दियों की चादरें नहीं निकाली हैं, इफ शी वुडंट हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन तब वो काहिल है, स्मार्ट नहीं वो काहिल है। अगर उसने नहीं किया तो काहिल है। तो हमारे दिमाग में वो स्मार्ट नहीं होती, फिर हम कहते हैं यार इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल। तो वो नॉर्मल से जरा अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने के लिए उन्होंने ये सवाल किया। सही। सो वो खालू भी जो ये सवाल कर रहे हैं महंगा ले आए, महंगा ले आए, सो वो स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन इन दैट कैपेसिटी वो ओवर स्मार्ट। मैं वही तो आ रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शख्सियत में कहीं ये रिक्वायरमेंट है, एक चाह है कि लोग मेरी समझदारी के लिए मुझे वैलिडेट करें, है ना? और अगर आप कर दें तो क्या चला जाए, और अगर कभी कभी वैलिडेट कर भी दें तो क्या सही लिया है यार, इस बार सही लिया है, इस बार अच्छा काम कर दिया, आपको भी ऐसा लगता है मैंने दुनिया फदा कर ली है यार, आज मामू खुश हो गए। एब्सोल्युटली। उसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए ना, इतना बड़ा दिल हो कि दूसरे को आप जो है ना खुश कर दे, मतलब आप उसको डिमोटिवेट ना करें। नहीं, मेरे साथ अक्सर होता है, मेरे खानदान में 2-3 ऐसे रिश्तेदार जो बड़े मुश्किल हैं, और जब उनसे मुझे तारीफ मिल जाती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं आज आई हैव अराइव्ड टॉप ऑफ द स्काईज। यस, वो नीड फॉर अप्रिसिएशन हमारी एक है ना, कि हमें चाहिए कि लोगों से हमें वैलिडेशन मिले, कि एक हमारा कंफर्मेशन बायस भी आता है यहाँ पे, कि हम जो हमारे सेल्फ बिलीव्स हैं, हम जो सोच रहे हैं वो रियलिटी से कितना मैच करें। अगर दूसरे लोग हमें कंफर्मेशन वो दे देते हैं तो हम समझते हैं कि हम we are on the right track। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, and I want to pick on what Charlene said, कि कभी कभार ना this over smartness, ठीक है आपकी ये नीड होगी कि लोग आपकी समझदारी, आपकी फुर्ती, आपके फोर्थ कमिंग होने को, आपके आगे तक अगले स्टेप सोच लेने और उनको एग्जीक्यूट टाइमली करने पे आपको लोग वाह वाह करें, लेकिन ये अपने आप में बड़ी थका देने वाली चीज़ है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हैं ना। क्या होगा अगर आपने इतना रेज मतलब बार कर दिया, आपने बहुत हाई कर दिया, हर दफ़ा वही एक्सपेक्टेशन होगी। यही चीज़ कस्टमर सर्विस में भी होती है, यही चीज़ पर्सनल लाइफ में भी होती है। अगर आपने दावत रखी है और आपने हर जगह हर टाइम बहुत ही बड़ा स्प्रेड कर दिया, तो हो सकता है हर दफ़ा मेहमान एक्सपेक्ट करें अब भाई वो उस दफ़ा हो गया था, हर दफ़ा तो नहीं हो सकता। सो अगेन आप उतना रखो। मियाना रबी जैसे हमारी हुजूर पाक की हदीस भी है, मियाना रबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें हर चीज़ में मैच्योर थोड़ा सा हमें इस तरह चलना है कि हम हर दफा उसको मीट भी कर सकें। हाँ, exactly. अच्छा, इतना हाई भी और ना आपकी अपनी मेंटल वेलबींग के लिए अच्छा है। रोहान, सबसे पहले इसके बजाय कि अगला कोई एक्सपेक्ट करे, आपको ज़्यादा तकलीफ उस वक्त होगी जब अगला आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट को एक्नॉलेज ही ना कर पाए, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली द सेम पीपल स्टार्ट बिकमिंग वेरी बिटर। लाइक आप हाउसवाइफ को ही देखें, वो कहती है मैं सुबह से लगी होती हूँ, मैं सुबह से सारे काम कर लेती हूँ। भाई आपको किसी ने नहीं कहा था, दिस इज अ सेल्फ अज्यूम्ड रोल। और जैसे आप कई चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं हो रहे, आपके पास हेल्प मौजूद है, लेकिन आप कहते हैं नहीं खाना तो मैं खुद बनाऊंगी, कपड़े तो मैं खुद धोऊंगी, तो फिर कर लो। I'm glad the truth is out. आपके घर में होती है
सबकी बहस। एब्सोल्युटली, ये वाली स्पेसिफिकली आपने जो मेंशन की, हाँ। ये वाली कि मैं सुबह से So I sometimes I'm like कि यार क्या किया है, तो like कि मैं सुबह तुम भी तो ना इसने मैं वही वही सवाल पूछा, क्या मैंने किया है गलती से तुमने? क्या किया ही क्या है मैं कह रहा तुमने? था कि मैं ये सवाल करता ही नहीं हूँ कि हाँ। क्या हुआ है, तो कोई एक्स्ट्रा क्योंकि कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लग रही आपके लिए बात की, तो सेल्फ क्लेम्ड ये सारी चीजें थी। नहीं, लेकिन उसमें हम ये डिस्काउंट नहीं कर सकते कि उसमें मेहनत लगती है, Absolutely, लेकिन no वो doubt. तुम्हारी वाली बात कि आपने हंसते खेलते एक जिम्मेदारी को कबूल किया और फिर कहीं ना कहीं आपने खुद ही उसको अपनी प्रिजन बना लिया कि अपने आप से एक्सपेक्टेशंस हाई कर ली ना। मैंने अक्सर खवातीन को देखा है एज दे स्टार्ट एजिंग, तो फिर क्योंकि आपके पास वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती, यानी हमारे घर में सारी अम्मियाँ परेशान हो जाती है, यार पहले तो मैं इतना काम कर लेती थी, अब मैं इससे करा रही हूँ तो ये उस लेवल का काम नहीं करी, तो ऑल ऑफ दैट इज ऑल्सो बिकॉज आपने अपने आप को ओवरबर्डन किया। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे कि कभी कभार ये जो ओवर स्मार्टनेस है ना, ये सेल्फ इम्पोज्ड होती है। एंड आई वाज टेलिंग माय पैनल, माय फ्रेंड्स, कि मैं आज बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ मेल रॉबिन्स की किताब द लेट देम थ्योरी, एंड शी इज़ बिन प्रमोटिंग इट फॉर अ व्हाइल। ये 24 दिसंबर को आनी थी, हमारे पास पहुँचते पहुँचते मैंने प्री ऑर्डर की हुई है, लेकिन 7 जनवरी को पहुँचेगी। और इतनी खूबसूरत बात है कि यार जो जैसा है ना उसको वो करने दो। हम इतना वक्त गुजारते हैं अगले को समझने में, अगले के परसेप्शन को कंट्रोल करने में, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने में। उन्होंने कहा जो जो कर रहा है ना उसको करने दो, एंड देन यू डू व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज जब आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो अपनी असलियत आपको दिखाएगा, और वो असलियत जो आप शायद देखना नहीं चाह रहे होते आपके सामने आ जाएगी, एंड देन मेक अ वाइज चॉइस देयर। सो लेट्स मूव ऑन टू हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। रोहान, इस पे तुम क्या बोलोगे? बिकॉज अ लॉट ऑफ यंग पीपल आर बीइंग टोल्ड कि यार हार्ड वर्किंग होने की जरूरत नहीं है, वो स्मार्ट काम करो। तभी आप इस तरह की स्टूपिड पोस्ट देखते हैं कि देखा एक और साल गुजर गया और पाइथागोरस थ्योरम का कोई काम नहीं आया। ओ भाई, उसका एप्लीकेशन नहीं करनी थी, वो आपके जहन को वसत देने के लिए था। आई थिंक सिद्रा कि इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है विच इज कंडीशनिंग, कि जो हमें पढ़ाया जा रहा था शुरू से, अभी मैडम ने जो बात की थी, आई विल बिल्ड ऑन दैट, कि वो जो शुरू में जो कंपटीशन की स्पिरिट बिल्ड कर दी थी, सो हम उस स्पिरिट को ही लेके आगे आ गए हैं। एक बच्चा फर्स्ट आ रहा है एंड देन वो अब नहीं आ रहा, सो पेरेंट्स आर लाइक फ्रॉम दिस वेरी स्मॉल एज लाइक हम इस बार क्यों नहीं आए, इस बार क्यों नहीं आए, इस बार क्यों नहीं आए, सो भाई हर बार फर्स्ट नहीं आ सकते। Yes. That's what we're talking about. So वो स्पिरिट को करना होगा। एंड देन स्मार्ट वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक इट फिट्स इन करेक्टली, बट आई थिंक इट्स काइंड ऑफ मिसगाइडेड। तो लोग स्मार्ट वर्क की जगह शॉर्टकट ढूंढ के कह रहे हैं जी स्मार्ट वर्क है। Yes. देन इफ वही मैथ्स में जैसे वी गेट द सेम आंसर, लेकिन जी थ्योरी गलत लगी हुई है, सो यू आइडियली वुड हैव गॉन या टू कोई रॉन्ग शॉर्टकट या कोई अपना ही है, आपने हाँ, जो हाँ, तरीका तरीका फॉर्मूला लगा लिया कि ऐसे Absolutely. निकाल लिया जाएगा। बट हैविंग सेड दैट रोहान, तुम्हें क्या लगता है कि क्लास में या कॉलेज लाइफ में जो लोगों को हम ओवर स्मार्ट कहते थे, जो हमेशा टीचर को याद करा देते कि आज आपने टेस्ट का कहा था या आज तो आपने फलानी चीज कही थी, एंड वी हेटेड देम कि यार वो उनको भी याद नहीं है तो क्या जरूरत है ना? ये जिंदगी में नाउ व्हेन वी लुक एट देम, कहाँ गए ये, हमसे आगे निकल गए, हमसे पीछे हैं, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। आई थिंक स्मार्ट वो वाले थे जो खामोश रहे थे सबके साथ, कि जी नहीं किया तो नहीं किया, तो ये डेफिनेटली ओवर स्मार्ट थे। एंड आई थिंक टू वेरी ऑनेस्ट वो ओवर स्मार्टनेस को हम टर्म करेंगे वैलिडेशन ढूंढ रहे थे, दैट्स इट। नहीं आगे बढ़े या वो आज भी वही हैं, हम भी वही हैं। आई थिंक दे आर आल्सो ऑन द सेम ट्रैक, आगे मेरा नहीं बड़ा बढ़े, दिल चाहता लेकिन है वो कि बेचारे मैं ना ऐसी मेरी 2-3 दोस्तें थी, मैं उनसे जाके मिलूं, मैंने कहा क्या हो गया, अगर तुमने वो केमिस्ट्री टीचर को याद जो कराया था, तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं, इन्हें क्या जरूरत थी उस वक्त तुम्हें ये करने की? शालीन, हैव यू मेट दोस पीपल अगेन इन लाइफ? आई थिंक लाइक ही मेंशन, लाइक रोहान मेंशन, वो वही है शायद, कोई आगे पीछे नहीं हुआ। वो उस जमाने की उनकी वो हरकत थी जिसमें वो उनको महारत हासिल थी, वो वही हैं। हैविंग सेड दैट, वर्किंग स्मार्ट की हम बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मिथ है कि उनकी वाली बात को बिल्ड करते हुए कि शॉर्टकट ढूंढ लिया। आई थिंक वर्किंग स्मार्ट इज़ मोर अबाउट प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क, setting your boundaries and then focusing on quantity not volume। हम क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, जैसे आपने भी बात की बहुत अच्छी, के साल के अंदर ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, और फिर एंड में क्या हुआ, जो क्वांटिटी थी उस पर हमने फोकस ही नहीं किया। तो हमारा जो अगेन आई कनेक्टेड बैक टू द ऑब्जेक्टिव कि आपका गोल क्या है। हम बहुत स्कैटर्ड चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम ओवर स्मार्टनेस में जंप कर रहे होते हैं। अच्छा, जो दुनिया भर की सबसे इंटेलिजेंट और स्मार्ट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस थी, उसमें सर फहरिस्त में नाम आता है लियोनार्डो डी विंची का, ठीक है ना? लियोनार्डो डी विंची की अगर आप जिंदगी को देखते हैं, वो 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे ही यूज्ड टू वर्क, and the rest of the 20 hours he would observe life, he would have fun, he was playful। यानी एक अगर आप
परिंदे को उड़ता हुआ देख रहे हैं, उसके बाद आप इंस्पायर हो रहे हैं कि यार मे बी आई कैन क्रिएट अ डिवाइस जिसके ज़रिए इंसान उड़ सकेगा। तो वो इंस्पिरेशन का, रेस्ट का, इन चीज़ों का वक्त हम ले रहे हैं ना। हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास AI मौजूद है और हमने अपने ऊपर लाद लिया है कि हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी होनी चाहिए इल्मा, और जब हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं यानी ज़्यादा क्वांटिटी, जैसे अभी शार्लीन कह रही थी, ज़्यादा क्वांटिटी में आउटपुट दे पाते हैं, इज़ दैट रियली ओवर स्मार्टनेस और इज़ दैट अ रेसिपी फॉर बर्नआउट? दैट इज़ एक्चुअली अ रेसिपी फॉर बर्नआउट, ऑफ कोर्स। वाई? बिकॉज हमें लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा है कि हम एट अ टाइम एक चीज़ पे फोकस कर सकें। अगर हम सब करना शुरू करेंगे तो वी आर नॉट सक्सेसफुल इन एवरी डोमेन ऑफ लाइफ। तो हमें चाहिए कि हम प्रायोरिटाइज करें, अगैन व्हाट शी सेड, कि हम एक चीज़ को हम रेलिवेंट जो हमें चाहिए वो पहले हम करें, अचीव करें, गोल सेटिंग करें। जब वो हो जाए देन वी मूव टुवर्ड्स द अदर वन। रोहान, पाकिस्तानी बॉसेस और कॉर्पोरेट लीडरशिप की अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफिशिएंसी या अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है? क्या वो क्वालिटी काम चाहते हैं, आपकी रिलायबिलिटी को टेस्ट करते हैं, या फिर तीसरी चीज़ के चेक इन द बॉक्स, बस कहा है तो हो जाना चाहिए, डोंट केयर कितनी अच्छी क्वालिटी है, कैसा आउटपुट है? I think Sidra, it's a mix of all, to be very honest. I come from a lot of organizations, multinationals, local. I think get to speak to a lot of people as well. मुझे लगता है कि it's a mix. There are a lot of people who are saying कि जी we have to get this done, regardless of the theory that is being produced by you. ये काम हो जाना चाहिए. Other people are like जी मैंने बताया, dictator leadership जिसको कहते हैं कि जी मैंने बताया इस तरह होगा तो इसी तरह होगा. You have to follow the step. I love this new term that has come up और मैं चाह रही थी कि मैं शार्लीन से ज़रूर इस बारे में बात करूँ। शार्लीन, हाँ, because you know I'm so sure कि तुम इसके बारे में you'll have a strong opinion. जी बताइए। There's a term that Gen Z is right now using. It's called conscious unbossing. Oh. I want you to talk about that. अच्छा, जिन viewers को इसके बारे में नहीं पता, consciously मुझे बॉस बनना ही नहीं है, मुझे टॉप लीडरशिप पोजीशन चाहिए ही नहीं, मैं उस रेस में ही नहीं हूँ, तो जो आप मुझे काम देते हैं तो मुझे आपको ओवर स्मार्ट बन के दिखाना ही नहीं है, क्योंकि आप जहाँ बैठे हुए हैं ना, मुझे वो बनना ही नहीं है। दिस इज व्हाट जेन ज़ी इज सेइंग एंड दे आर सेइंग दिस इज कॉन्शियस अनबॉसिंग। मुझे बॉस नहीं बनना, आपके जैसा बॉस तो बिल्कुल नहीं बनना। What's your take about it? I think this is again their own, no offense to anyone, but it's just their own concept. Created concept, I would say, because ऐसी कोई चीज़ honestly exist नहीं करती कि मैंने इधर पहुंचना ही नहीं है या मैंने ये बनना नहीं है। अगर ये बनना नहीं है तो फिर ये सब करना ही क्यों है? यानी in their own rebellious way, मुझे लग रहा है they are trying to rethink, redesign the corporate roles कि जी हमें 18 घंटे काम नहीं करनी, हमें सिर्फ साल की 20 छुट्टियां नहीं लेनी, we want a better work life balance. जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि वैसे वेस्ट में तो ये होता ही है कि I'm depressed today, so I don't feel like going to work. So I won't go. Sad day off. And it's a sad day off. So which is okay. It could be there. इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. नुकसान ये है कि इसका लोग इसको exploit कर सकते हैं. फ़ायदा ये है कि आपको ब्रेक मिल जाती है. बात सारी वहीं आ जाती है. वापस मैं connect करूँगी कि what do you really want to do in your life? If you want to do something else which you think is not related to what you're doing right now, then you move and you do something else. मुझे लगता है नुकसान ये भी है कि आप पे अगर एक कैफियत तारी भी होगी, I want to give you the benefit of doubt कि हो सकता है आप वाकई उलझे हुए हों, सैड हों, you're feeling purposeless, आप ज़्यादा देर उस फिनोमिना में घिरे रहेंगे। Absolutely. जैसे एक छोटी सी मिसाल है कि अगर आप ग्रीफ पीरियड ऑफ लेना भी चाहते हैं तो हमारा दीन भी, हमारा मजहब भी जैसे कहते हैं ना, 3 या 4 दिन के बाद वापस जिंदगी की तरफ लौटो, अपनी जिम्मेदारियां उठाओ। The more you try to cut off and you try to deal with it yourself, I mean that's not a smart way. Coming back to our topic again. Yeah, so the only reason I gave the example was that this is also the created concept, na? Yes. So, for example, coming back to your question, so if you don't want to be where any XYZ person is or your leader is, then what are you doing there? Then maybe you should be doing something else. Look for your, find out your, identify your objectives. I think it's a fancy title. I'm sorry, I'm sounding like I am a millennial. So I'm gonna sound like I'm also a millennial, so yeah, I can relate to that. This is a lazy excuse. Yeah, it's just a lazy excuse. वो बॉस ही नहीं बनना भाई, अनबॉसिंग क्या होती है? तो अपना पोटेंशियल मालूम करो ना, पता करो किस चीज में अच्छे हो आप, जिसमें आप महारत हासिल करते हो, उसी काम की तरफ आप चले जाओ, और तब आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप काम कर रहे हो या कोई बर्डन उठा रहे हो। इसमें एक और भी बात है चित्रा, which is I want to build on कि इसमें conformity, अब जो generation Gen Z है conformity नहीं चाहती in any state, whether it be relationship, whether it be education, whether it be
जॉब रोल्स एनीथिंग वो कंफर्म होना नहीं चाहते और आई थिंक इसकी वजह से वो एक वॉलेटाइल स्टेट में रहते हैं। In other words, आप वो जो डिफॉल्ट आपकी ग्रिड है ना उसको चैलेंज कर रहे हैं। बट थैंक यू सो मच रोहान, एल्मा एंड शार्लीन, Thank you so much. आई थिंक दैट्स एन ओवर स्मार्ट वे और हम बड़े डीप इसके अंदर चले गए। बट बहरहाल जी अल्लाह ये ख़ास तौर पे क्योंकि तकरीबात का भी सीज़न है, ईयर एंड भी है, तो उस खालू और पप्पो से ज़रा बच के रहिएगा जो आपको ज़रा बैड फील कराने के लिए ओवर स्मार्ट बनेंगे। बट दैट्स ओके, एक्सेप्ट देम, लव देम फॉर देयर पर्सनैलिटी। इंशाल्लाह आपसे पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।